हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। जो टुडे इज 27 में, चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे कल भी हमने बात की थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स की। तो इसके लिए यू कैन रेफर टू 28 फरवरी एंड 1 मार्च एनालिसिस। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू देम एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट। उसके बाद क्या हुआ है कि व्हाट्सएप ने अप्रोच किया दिल्ली हाई कोर्ट। आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी लिखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं ये रूल आने के बाद। कि व्हाट्सएप ने अप्रोच किया दिल्ली हाई कोर्ट। उसने कहा है कि इस जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आ रहा है ना, उसमें एक क्लॉज है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो आप सब समझ जाएंगे फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन का क्या है जब आप 25 फेब और 1 मार्च का एनालिसिस सुन लेंगे। उसने कहा है कि ये बेसिकली क्या है कि जो हमारी कंपनी का एक खुद का रूल है कि हम एंड टू एंड एंक्रिप्शन रखते हैं अपनी मैसेजिंग सर्विसेज पे। एंड टू एंड एंक्रिप्शन मतलब सब कुछ ब्लॉक रहता है, हम नहीं जान पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो वो इसको ब्रेक कर देगा। अगर हम आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे फर्स्ट ओरिजिनेटर, तो ये ब्रेक कर देगा हमारा एंड टू एंड एंक्रिप्शन। और दूसरा क्या है, ये अगेंस्ट है प्राइवेसी प्रिंसिपल्स के। और ये एक धावा बोलता है, एक लाई है इसकी, अपॉन द फंडामेंटल राइट्स टू प्राइवेसी। जो एक लैंडमार्क जजमेंट, ऐसे ही ब्रैकेट में आप लिखिएगा कि एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, एक इन केएस पुट्टू स्वामी वर्डिक्ट उसमें। और रिसेंटली भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी जो है इंक्लूड करता है राइट टू एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मतलब गुमनाम। तो कह रहा है कि और ये अगेंस्ट है फ्री स्पीच के भी। ठीक है, ताकि जो व्हाट्सएप है बेसिकली है कम्युनिकेट करना प्राइवेटली एंड सिक्योरली। तो ये फ्री स्पीच को भी हिंडर करता है, और दूसरा ये हमारी जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन की पॉलिसी है उसको भी हिंडर करता है, और तीसरा इसने पॉइंट रखा है राइट टू प्रिवेसी का। तो तीन पॉइंट्स रखे हैं व्हाट्सएप ने। तो सेंटर ने बेसिकली कहा है कि जुडिशियल डिक्टम भी कहती है कि जो भी कोई भी फंडामेंटल राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, नो फंडामेंटल इज राइट इज एब्सोल्यूट। तो इस वजह से हम ये लॉ लेके आ सकते हैं। अभी बाकी क्या है, ये अभी इन्होंने केस पुट अप किया है। उसके बाद अब सेंटर्स के आर्गुमेंट्स भी आएंगे, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस चलेंगी या रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो आपका क्वेश्चन और अपडेट हो जाएगा। बट आईटी रूल्स, इट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। सो प्लीज लिसन टू 28 फेब एंड 1 मार्च एनालिसिस। उसके बाद एक पेज वन पे देख रखा था आपने, देखा है कि क्या हुआ है यूपी के उसमें। कि पता चला है कि फर्स्ट वैक्सीन तो लगा दी है कोविशील्ड और सेकंड डोज लगा दी है कोवैक्सीन की। ये एक फॉर्डर है, ठीक है, ये एक फॉर्डर है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार ना क्या होता है जब आप ऐसे लिख रहे हैं सिचुएशन ऑन, जैसे हम बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया है कि पेंडेमिक के क्या क्या इफेक्ट्स रहे हैं। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था 26 मई के एनालिसिस में कि क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं विलेजर्स, तो उनको कैसे मनाना चाहिए कैसे नहीं। तो आप प्लीज़ 26 मई का एनालिसिस सुनिएगा। आप पूरा लेक्चर मत सुनिए, सिर्फ 1 या 2 मिनट में जो हमने ये डिस्कस किया वो सुन सकते हैं कि क्या चल रहा है। नहीं भी सुनना चाहे म्यूट करके आप नोट बना लीजिएगा एटलीस्ट। और अब क्या प्रॉब्लम आई है कि कोविशील्ड लगा के कोवैक्सीन, तो ये ना फॉरवर्ड पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, एक डायरी मेंटेन करके रखिए फॉरवर्ड पॉइंट्स की। ये आपको क्या होता है कि पूरे आंसर राइटिंग में जब भी आप लिखेंगे, कहीं ना कहीं आप इनको पेस्ट कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है कि करंट पर्सपेक्टिव आपने क्या दिया क्या नहीं दिया। उसके बाद एक पेज वन पे साइक्लोन्स का तो हमने आपको पहले ही बताया था, कल भी बताया था कि साइक्लोन्स का डेली अपडेट नहीं करना है आपको। ये नेशनल इमरजेंसी, नेशनल यूज़ है, नो डाउट। बट यूपीएससी के लिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे नेमिंग होती है, क्या सब कुछ होता है, तो 16 और 17 मई का लिस्ट सुनिए। और 19 मई में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है फॉर दीज साइक्लोन्स, उतना ही सुनिए। एक पेज थ्री पे था, उसमें जो केजरीवाल ने कहा है कि सेंटर जो है एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब छोड़ना, जैसे भरत राम ने भरत के लिए अपनी गद्दी छोड़ दी थी, तो उसको कहते हैं एब्डिकेट। तो सेंटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ नहीं सकता है, और उसको और स्टेट्स पे नहीं छोड़ सकता प्रोक्योरमेंट फॉर द स्टेट्स। तो ये इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको क्या इंपॉर्टेंट करना है, मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए जो पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, बहुत एक पैरा ही हमने 25 मई के एनालिसिस में किया था। ओनली वन पैरा, 25 मई के एनालिसिस, वो सुनिएगा। उसमें बड़ा अच्छा लिखा है कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को एक्वायर करनी चाहिए एंड एडमिनिस्टर करनी चाहिए स्टेट्स को। तो अच्छी तरह डिस्कस किया था 25 मई के एनालिसिस में। जस्ट वन पैरा, ये थोड़ा सा अच्छा फॉर्डर बन जाता है, तो आप ये ज़रूर सुनिएगा प्लीज़। उसके बाद एक पेज फाइव पे लक्षद्वीप का था। लक्षद्वीप में भी आप देखिए 25 मेगा एनालिसिस फिर सुनना है, जिसमें आप लक्षद्वीप के बेसिक्स, मतलब आइलैंड है, एडमिनिस्ट्रेटर क्यों कहा जाता है वहाँ के उसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको कहते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सारा डिस्कस किया था। तो आप प्लीज़ 25 मेगा एनालिसिस में वो भी सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। और एक बिल देख लेते हैं जो ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस लेके आए हैं, उसमें है क्या बेसिकली। उसमें एक तो पावर मिल रही है एडमिनिस्ट्रेटर को टू टेक ओवर लैंड, और वहाँ से वो रेलोकेट कर सकते हैं आदमियों को, जो लोग उस कोई भी ज़मीन को वो कब्जा कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर।
और उस कब्ज़ा करने के बाद वहाँ के लोग जो रह रहे होंगे उनको कहीं और भेज सकते हैं और हार्श पनिशमेंट है जो नहीं मानेगा उस बात को। सेकंड इसमें जो प्रपोज़ल है वो ये है कि एक तो कंज़म्पशन और सेल ऑफ बीफ, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे आपको पता है मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की कंज़म्पशन और सेल ऑफ बीफ जो है वो ऑफ़ेंस कर दिया गया है, पनिशेबल बाय 7 इयर्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि जिसके 2 चिल्ड्रन 2 बच्चों से ज़्यादा होंगे, वो पंचायत इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। फोर्थ पॉइंट रखा है कि किसी को भी प्रिज़न में डाल दिया जा सकता है विदाउट रीज़न अप टू अ ईयर, नया जो गुंडा एक्ट लेके आए हैं ये। और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी एक क्राइम रेट जो है वेरी लो है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट उन्होंने रखा है कि ट्रेडिशनल लाइवलीहुड जो है फिशिंग कम्युनिटीज़ का, और कुछ ऐसी रेगुलेशंस लाए हैं, क्योंकि बेसिकली उन्होंने क्या करा है कि जो फिशिंग कम्युनिटीज़ होती है ना, वो शेड्स वगैरह बना के रखते हैं कोस्टल एरियाज़ में, तो वो डिमोलिश कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कोस्ट गार्ड एक्ट के अगेंस्ट है, तो उनको डिमोलिश कर दिया गया है। तो थोड़ा-सा बेसिकली ये फिशिंग कम्युनिटीज़ के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। तो और सिक्स्थ पॉइंट है कि जो डेयरी फार्म्स एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रही थी, उनको बंद कर दिया गया है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, ब मेजर मेजर पॉइंट्स जो हैं। उसमें अगर हम बात करें, मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, पेपर में नहीं लिखने वाली बात है। जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं, ये पहले एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो कोई पॉलिटिशियन है, नहीं तो बेसिकली ना क्या होता है, एक्स आईएएस ऑफिसर को ही बनाया जाता है। तो ये पहले एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो पॉलिटिशियन हैं, ये गुजरात के पॉलिटिशियन रहे हैं। इनका बेसिकली मार्च में, जब आपको पता होगा, दादर नगर हवेली के जो एमपी हैं उन्होंने सुसाइड किया था, उसमें भी इनका नाम आया था, उस केस में भी। तो थोड़ा-सा ये आपको पता होना चाहिए कि थोड़े से डिस्प्यूटेड आदमी रहे हैं ये हमेशा। उसके बाद एडिटोरियल पे था, प्रायोरिटाइजिंग द वल्नरेबल इन कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर 18 प्लस ग्रुप्स इज एसेंशियल। देखिए, अभी आपको मैंने जैसे कल भी बताया था कि बहुत चीज़ें चेंज होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होंगी। इसलिए इन चीज़ों को आप डेली टू डेली अपडेट मत करिए। जब तक आप मेंस देंगे, तो आप, हो सकता है कि जब तक सारे वैक्सीनेटेड हो जाएँ, उस टाइम तक वैक्सीनेशन की क्या प्रॉब्लम रहेंगी, क्या वैक्सीनेशन की प्रोग्रेस रहेगी, उसको तब हम नोट्स बनाएँगे। अभी उसको डेली टू डेली मत करिएगा। एक फर्दर पॉइंट हमने डिस्कस किया था, ये सॉरी आई रोट इट 27th में, इट इज़ 26th में। एक फर्दर पॉइंट हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर कि कैसे हमें किन वर्कर्स को, इनको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। थोड़ा-सा हमने वो किया था, क्या हमें लॉकडाउन में फॉलो करना चाहिए, लॉकडाउन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एक ही पैरा है, प्लीज़ लिसन टू इट, इट इज़ 26th में, नॉट 27th। उसके बाद एक एडिटोरियल पे नेपाल इंडिया डिस्प्यूटेड एरियाज़ के नेपाल के बारे में पूरा था। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं नेपाल पॉलिटिक्स के बारे में, 26 जनवरी के एनालिसिस में बहुत छोटे में समझाया हुआ है, एक ही पैरा में। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। इम्पोर्टेंट है नेपाल इंडिया डिस्प्यूटेड एरियाज़, ये 11th जनवरी के एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था, इट इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था, थोड़ा-सा हम कहते हैं इंडिया को जैसे कहा जाता है कि कल्चरल पावर हाउस है, बट हम कल्चरल पावर हाउस हैं या नहीं है, फैक्ट्स से पता चल जाता है कि हमारा क्या बुरा हाल है। कहते हैं 2021-22 के बजट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का बजट जो है सिर्फ 2688 करोड़, 2688 करोड़ है, जिसमें हम क्या-क्या रन करते हैं, 3 अकेडमीज़, 70 म्यूज़ियम्स, 3 नेशनल गैलरीज़, 7 लाइब्रेरीज़, और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी है, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस लाइक कला क्षेत्र भी है, ज़ोनल सेंटर्स भी हैं। तो कहते हैं कि इसका बजट सिर्फ डेढ़, मतलब राफ़ेल जो आता है करीबन-करीबन 1700 करोड़ का, उसके मतलब अगर डेढ़ राफ़ेल ले रहे हैं, उतना ही सिर्फ बजट है। ये थोड़ा-सा एक वो कहते हैं ना, एक सुनाने वाली बात हो जाती है। तो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आप लिखें कि इट इक्वल्स इट द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बजट इक्वल्स टू 1.5 राफ़ेल्स। या आप लिखना चाहें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिख भी सकते हैं। नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? उसमें हम फिर कहेंगे थोड़ा-सा ये है, मिनिस्ट्री कल्चर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर आए तो क्या आप लिख सकते हैं कि इट्स अ फॉर्डर। तो उसमें कह रहे हैं कि अगर पेंडेमिक ने जैसे स्टक किया था लास्ट ईयर, तो हमने हेल्प तो करने की बजाय आर्टिस्ट और आर्टिसंस की, गवर्नमेंट ने जो कल्चर का बजट है वो ही 21% स्लैश कर दिया है। और अगर हम कंपेयर करें कंट्रीज़ के साथ, लाइक कि चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, उन्होंने एलोकेशंस इंक्रीज़ करी हैं, बिलियंस डॉलर रिलीफ पैकेजेस भी अनाउंस किए बेसिकली। और हमें पता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें वैकेंसीज़ हैं 30% टू 70%, मतलब इतनी खाली पोस्ट पड़ी हैं, और हमारे पास ट्रेन्ड मैन पावर की भी कमी है। तो इसलिए थोड़ा-सा हमें देखना चाहिए कि जिस कंट्री को कल्चरल पावर हाउस कहा जाता है, वो कितनी ज़्यादा रैपिडली डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो थोड़ा-सा इट इज़ अ फॉर्डर। कहीं पे भी अगर कल्चर को लेके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो अगर आप करंट पर्सपेक्टिव का अपना वो पॉइंट लिख देते हैं, बेसिक पॉइंट लिख देते हैं, तो बड़ा अच्छा फैक्ट वाला पॉइंट जो है ना, आपको एक एज दे जाता है अपने आंसर राइटिंग में।
उसके बाद एक एडिटोरियल पे है जो डीएसटी के बारे में, वो एक पॉलिटिकल फ्रेम में डिस्कस किया हुआ है, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो में, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ अच्छा आएगा तो विल डिस्कस। उसके बाद एक एडिटोरियल पे रूरल डिस्ट्रेस के बारे में था, उसके लिए आप 25 मई का एनालिसिस सुनिए। हमने उसमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है माइग्रेंट वर्कर्स पे, और एक जो राइट टू फूड कैंपेन वालों की। देखिए पहले जब आप सुनेंगे उसमें, तो एक नोट में तो हमने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट में, और फोर्थ नोट में हमने डिस्कस किया था कि राइट टू फूड कैंपेन वालों ने क्या क्या कहा है, कि कैसे एक्सपोर्ट बढ़ गई है फूड ग्रेन्स की और वो गलत है इस टाइम पे। तो ये आप उसी में पढ़िएगा, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 25 में तो मेरे ख्याल से 3 बार 25 में का एनालिसिस आ चुका है, तो 25 में का एनालिसिस आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। एक पेज 8 पे था, प्लेस इन न्यूज़ की बात है, मेके दातु अगर आप पूछ लेते हैं क्या है, इट इज़ अ प्लेस इन कर्नाटका। वहाँ बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट जो है डैम कंस्ट्रक्ट करना सोच प्रपोज कर रही है अक्रॉस द कावेरी रिवर। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है डैम ओवर द कावेरी रिवर इन मेकादातु, दैट्स इट। उसके बाद एक पेज 10 पे था, जयशंकर जो है हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर, वो मिले हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल से। उसके बाद उन्होंने डिस्कशंस की हैं। एक तो उन्होंने डिस्कशंस क्या किए हैं, एक तो इंडिया साउथ अफ्रीका ट्रिप्स वेवर, उसमें शॉर्ट में दे रखा था, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नए स्टूडेंट्स हैं, कि इंडिया साउथ अफ्रीका ट्रिप्स वेवर अगर आप सुनना चाहते हैं, 12th में एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड उन्होंने डिस्कस किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपकी इच्छा है, देखिए मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा, अगर आप सीरियस हैं तो आप खुद सुनेंगे, नहीं सीरियस हैं तो आप नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो अगर आप सुनना चाहते हैं, इट इज़ अप टू यू, आपके ऊपर है कि अगर आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है क्या नहीं, और CDRI क्या है, आप 13 फेब का एनालिसिस सुन सकते हैं। उसके बाद एक पेज 13 पे था करेंसी स्वैप, वो जो श्रीलंका का बांग्लादेश का हुआ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत कंट्रीज का आपस में चलता रहता है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। करेंसी स्वैप बेसिकली है क्या, वो आप 7 फेब के एनालिसिस में सुन सकते हैं, व्हाट इज़ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट्स। उस वक्त पेज 13 पे था जो थोड़ा दे रखा था कि चाइना वाले बोल रहे हैं क्वाड हमारे अगेंस्ट है, ये है वो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। तो इसके लिए हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, इंडिया चाइना एंड क्वाड इशू, ठीक है। वो 20 मार्च के एनालिसिस में है, वो आप सुन सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। देखिए लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगा, इट इज़ अप टू यू, आप ये पुराने एनालिसिस जो हम देते हैं वो आप सुन सकते हैं, सुनना चाहते हैं नहीं सुनना चाहते हैं। अगर आप सीरियस हैं, लिटरली अगर आप कहते हैं ना कि जज्बा है अगर बनने का, तो ये एनालिसिस पहली बात तो आपको स्टार्टिंग से 2 जनवरी ऑनवर्ड्स हमने शुरू किया था, उस दिन से ही अपना बैकलॉग कंप्लीट करना चाहिए, कि करंट एनालिसिस जो डेट रोज़ का आ रहा है वो तो आप सुने ही सुने, साथ साथ 3-3 लेक्चर्स करके अपना बैकलॉग कंप्लीट करें। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज़ अप टू यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट जो हम एनालिसिस की डेट्स दे रहे हैं वो ज़रूर सुनिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इन डेट्स को ढूंढने में, पहली बात तो आप चैनल के पेज पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, हर मंथ की अलग बनी हुई है, उसमें फिर आप डेट्स ढूंढ सकते हैं ईजिली। तब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप हमें बता सकते हैं। इन केस देखिए थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाएगा, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तभी कहिएगा कि सर प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी जितनी भी डेट्स आप देते हैं उनका आप लिंक दे दें, तो हम दे देंगे। बट ये तभी कहिएगा कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ढूंढने में। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है ढूंढने में, तो प्लीज़ आप अपने आप ढूंढ लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करें, आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आप हमें बताइएगा, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनालिसिस की लिंक्स दे देंगे करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।